हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 201 का जून 2024 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है व्हाट आर स्टोरेज क्लासेस, हाउ डू स्टोरेज क्लासेस डिफर फ्रॉम डेटा टाइप्स इन सी, डिस्कस ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, ये हम लोग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग को स्टोरेज क्लासेस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, storage classes in C define the scope यानी visibility, lifetime and behavior of a variables. ठीक है, they determine where a variable is stored, how long it retain its value and who can access it during the program execution. ठीक है, तो स्टोरेज क्लास मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग जो क्लास जो वेरिएबल्स होते हैं उसके वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक उसका स्कोप क्या है ना, उसकी विजिबिलिटी क्या है, उसका लाइफ टाइम क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। समझे? इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग का वेरिएबल कहाँ स्टोर है, वो कितना देर तक अपना वैल्यू को स्टोर रखता है, मतलब कितना देर तक उसका वैल्यू रहता है, और साथ में उसको वो वाला वेरिएबल है उसको कौन कौन यूज़ कर पाता है। समझे? तो ये सब होता है हम लोग का स्टोरेज क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये कैसे डिफरेंट होता है हम लोग का डेटा टाइप से। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज क्लास एंड डेटा टाइप्स। तो देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं। नॉर्मल, डिफाइन द टाइप्स ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। ठीक है, तो अब डेटा टाइप मतलब अब तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, इंटीजर होता है, इंट हो गया है ना, लाइक हम लोग जो इंट सम बना दिए थे है ना, फ्लोट, अभी प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब बना रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो वो सब क्या है, डेटा टाइप है, यानी किसी वेरिएबल का हम लोगों ने डेटा टाइप बना दिया, लाइक कि इसके अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर होगा। समझे? तो वही डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, यानी कि वेरिएबल कौन सा किस टाइप ऑफ डेटा को होल्ड कर रहा है, वही हो गया हम लोग का डेटा टाइप। लाइक इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। फिर डिटरमाइन द साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द डेटा। अब जब हम लोग डेटा टाइप में उसका मान लीजिए इंट दे देते हैं, तो इससे हम लोग को क्या हो जाता है कि उसका साइज और फॉर्मेट भी डेटा का ये हो जाता है, बन जाता है। लाइक कि इंटीजर है तो इसके अंदर 4 बाइट का डेटा स्टोर होगा, है ना, इंटीजर वैल्यू भी स्टोर होगा, यानी कि 1 2 3 4 ही स्टोर हो सकता है, तो वो हो जाएगा। और अफेक्ट हाउ द डेटा इज इंटरप्रेटेड, यानी कि जो डेटा है वो किस तरह से उसके अंदर कोई चेंजेस हो सकते हैं या फिर वो किस तरह से काम करेगा, वो सब हम लोग का डेटा टाइप हम लोग जैसे ही देते हैं वो उस हिसाब से काम करने लगता है। समझे? तो डेटा टाइप में ऐसे होता है। अब देखिए स्टोरेज क्लास में क्या होता है कि डिफाइन द स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल और फंक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो डेटा टाइप बना रहे हैं या फिर जो भी वेरिएबल बना रहे हैं या फिर जो भी फंक्शन बना रहे हैं उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कोप बना सकते हैं, यानी कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, है ना। साथ में उसकी विजिबिलिटी बना सकते हैं, लाइक ये कैसा दिखेगा और किस फंक्शन के बाहर दिखेगा, किसके अंदर नहीं दिखेगा, वो सब चीज़ हम लोग बना सकते हैं। और साथ में लाइफ टाइम, यानी कि ये प्रोग्राम के कितने देर तक ये प्रोग्राम में चलेगा और उसके बाद कहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। समझे? तो वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर डिटरमाइन वेयर द वेरिएबल्स इज स्टोर, यानी कि हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम लोग का कहाँ पे वेरिएबल स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर या फिर रजिस्टर के अंदर। मान लीजिए आपको जल्दी एक्सेस करवाना है तो आप रजिस्टर में भेज सकते हो, है ना, या फिर मेन मेमोरी में रख सकते हो। तो ये सब काम कर सकते हो आप। साथ में अफेक्ट द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे स्टोरेज क्लास में क्या हो सकता है कि हम लोग का डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, और साथ में हम लोग का एक्सेसिबिलिटी भी फिर अफेक्ट हो सकता है। लाइक कि हम लोग का रजिस्टर में तो हम लोग जल्दी एक्सेस कर पाएंगे, मेमोरी में तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है, ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। समझे? स्टोरेज क्लास का और डेटा टाइप का। अब देखिए 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो सबसे पहले आता है ऑटो। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसका स्कोप क्या है, तो लोकल टू दी ब्लॉक लाइक फंक्शन या फिर लूप एक्सेट्रा इन विच इट इज डिक्लेयर। तो हम लोग का इसका स्कोप क्या होता है, ऑटो वाले जो भी स्टोरेज क्लास होते हैं इसका स्कोप होता है कि भाई आप जहाँ पे बनाए हो इसको, जिस फंक्शन के अंदर बनाए हो उसी के अंदर ये इसका स्कोप रहेगा, यानी कि उसी के अंदर काम करेगा ये ऑटो। ठीक है। लाइफ टाइम क्या रहता है, एग्जिस्ट ओनली विद इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर, यानी कि वही जिस फंक्शन के अंदर बनाए या फिर जिस भी लूप के अंदर बनाए उसी के अंदर ये लाइफ टाइम इसका रहता है। उसके बाहर उसका कोई यूज़ नहीं है। समझे? तो ये होता है इट इज़ क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक इज एंटर्ड एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द ब्लॉक इज एग्जिस्टेड, यानी कि ये इस कब बनता है लाइफ टाइम में, जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाला ऑटो वाला जो स्टोरेज क्लास है वो एक तरह से क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही मेरा वो फंक्शन का काम खत्म हुआ ये स्टोरेज क्लास जो भी ऑटो वाला क्लास ये खत्म हो जाएगा। समझे? तो इस तरह से इसका लाइफ टाइम होता है।
और ये स्टोरेज कहाँ होता है, तो स्टोर इन दी स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। और इसका डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या आता है, यानी कि अगर मान लीजिए हम ऑटो के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं लिखते हैं, कोई इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग को क्या जाता है, गार्बेज वैल्यू जाता है, समझे, यानी कि कोई भी रैंडम वैल्यू चला जाएगा, जो भी कंपाइलर उसको यूज़ करना चाहे, वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए -2.67856743 इस तरह से, समझे, गार्बेज वैल्यू कोई भी चला जाएगा। तो ये होता है हम लोग का ऑटो वाले स्टोरेज क्लास में। फिर दूसरा होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। इसका भी सेम है कि ये कितने कहाँ पे रहेगा इसका स्कोप, तो वही जहाँ पे इसको बनाया गया है, जिस भी ब्लॉक ऑफ कोड में बनाया गया है वहीं पे ये रहेगा। लाइफ टाइम क्या है, एग्जिस्ट ओनली विद इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। इसका भी सेम ही है ऑटो की तरह, जहाँ पे बना है उसी के अंदर तक रहेगा। स्टोरेज क्या है, suggest to the compiler that the variable should be stored in the CPU register for faster access. However, the compiler may ignore this suggestion. तो रजिस्टर में क्या बोलता है कि मतलब कंपाइलर सजेस्ट करता है कि भाई आपका जो है ना ये, इसको आप ना CPU वाले रजिस्टर में स्टोर करो ताकि जल्दी से एक्सेस हो पाए। पर हो सकता है कि कंपाइलर जो है ये बात को इग्नोर कर दे, वो ना करे रजिस्टर के अंदर सेव, समझे। तो ये जनरली स्टोर कहाँ होता है, हम लोगों का CPU रजिस्टर में। उसका देखिए डिफॉल्ट इसका इनिशियल वैल्यू क्या आता है, इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू चला जाता है अगर मान लीजिए हम लोग कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तब, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर का। फिर आता है स्टैटिक। तो स्टैटिक में क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, तो फॉर लोकल वेरिएबल्स, यानी कि लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। मान लीजिए मैंने किसी फंक्शन के अंदर बनाया है किसी स्टैटिक वैल्यू को, तो वो क्या रहेगा, उसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, समझे। नॉर्मल जैसे अब तक हम लोग ये सब देखते आ रहे थे। लेकिन अगर मैं कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ तो ये क्या रहेगा, लोकल टू द फाइल इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। यानी कि मान लीजिए मैं कोई ग्लोबल वैल्यू बना देता हूँ, लाइक किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाता हूँ, शायद डायरेक्ट मैं इंट मेन के अंदर कोई वेरिएबल बना देता हूँ, तो फिर ये पूरे कोड में काम करेगा, समझे। लाइक पूरे फाइल में जितना बड़ा मैंने कोड लिखा उन पूरे पे मैं इस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, समझे, स्टैटिक वेरिएबल को। तो ये लोकल के लिए भी होता है और ग्लोबल के लिए भी होता है। इसका लाइफ टाइम क्या होता है, एग्जिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि ये हम लोगों का पूरा एग्जिस्ट करता है जब तक पूरा प्रोग्राम हम लोग का एग्जीक्यूट हो रहा है, समझे, यानी कि पूरे प्रोग्राम के लिए। उसका स्टोरेज क्या होता है, स्टोर्ड इन द डेटा सेगमेंट ऑफ मेमोरी, ये हम लोग का डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है। और इसका इनिशियल वैल्यू क्या होता है, 0। अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालूंगा तो स्टार्टिंग में 0 जाएगा, समझे, एग्जैक्ट 0 वैल्यू जाएगा, ना कि कोई गार्बेज वैल्यू रैंडम सा वैल्यू नहीं जाएगा, डायरेक्ट 0 जाएगा, समझे। इसी तरह से आता है फिर नेक्स्ट हम लोग का एक्सटर्नल। ये क्या आता है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फाइल इन द प्रोग्राम। एक्सटर्नल का क्या होता है कि ये भाई हम लोगों का ग्लोबल होता है, इसको हम लोग पूरे कोड में यूज़ कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक को भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर ये डिसाइड होता है कि भाई अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर बनाए तो फिर वो फंक्शन में काम करेगा, और अगर मैंने इसको ग्लोबल बनाया है तो फिर हम लोग इसको पूरे कोड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, इसको हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल में। लाइफ टाइम क्या रहता है भाई, एग्जिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि वही पूरे प्रोग्राम में ये इसका लाइफ टाइम रहता है। स्टोरेज क्या रहता है, कि हम लोग का डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है, और इसका डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होता है, ये भी 0 होता है, समझे। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत बढ़िया ढंग से सबके अंदर 3-4 पॉइंट करके बताया है, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टोरेज क्लास को। अब आपको पता है कि क्या होता है, ऑटो क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ये सब आपको पता है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का ए। आपको अगर ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल्स एंड डायनेमिक वेरिएबल्स, गिव सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है, तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल्स, इसका हम लोग का मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, तो एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, है ना। तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो होता है इसका मेमोरी एलोकेशन कब होता है, यानी कि इसका मेमोरी कब एलोकेट किया जाता है, कंपाइल टाइम के समय पे, ठीक है। लाइक जब हम लोग कोड को रन करने से पहले जब कंपाइल होता है वो, उसी वक्त हम लोगों का स्टैटिक वेरिएबल्स का जो वैल्यू होता है वो उसका मेमोरी बन जाता है, ठीक है। इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, तो एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, दे आर इनिशियलाइज ओनली वंस एंड रिटर्न देयर वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। तो इसका लाइफ टाइम क्या रहता है कि
हम लोगों का ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि पूरे प्रोग्राम ड्यूरेशन में ये रहता है और ये एक ही बार बनता है। इसका जो वैल्यू होता है एक ही बार इनिशियलाइज किया जाता है। जो भी आपने स्टार्टिंग में डाल दिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इंट ए इज इक्वल टू 5 आपने डाल दिया है, तो वो ए इज इक्वल टू 5 हमेशा रहेगा अंत तक, कोड के प्रोग्राम के अंत तक। ठीक है, ओनली वंस आई रिटर्न देयर वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। और ये चीज़ हम लोग का फंक्शन कॉल्स में भी, मान लीजिए आप उस ए को किसी एक फंक्शन में यूज़ किया है और फिर दूसरे फंक्शन में यूज़ किया है, तो वो ए का वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा। समझे? ये होता है हम लोग का लाइफ टाइम। इसका स्कोप क्या है? कैन बी लोकल टू अ फंक्शन, यानी कि ये हम लोग का लोकल भी हो सकता है फंक्शन जहाँ पे इसको हम लोग बनाए हैं, और ये ग्लोबल भी हो सकता है, यानी कि अगर हम लोग इसको किसी फंक्शन के आउटसाइड बनाए हैं तो। ऐसे आप समझ गए होंगे। समझे? तो ये हो गया हम लोग का स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। आप देखिए एग्जाम्पल क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल का। आप चाहते कि ये 4 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहो तो आप इतना भी लिख के रुक सकते हो, है ना। ये आपने 3 पॉइंट लिख दिया, इसी से जब कॉपी में लिखोगे तो यही खुद ज़्यादा हो जाएगा। पर अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो ये और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा, आपको पता है ना, सी प्रोग्राम लिख रहे हो। देखिए यहाँ पे आपसे कुछ नहीं बोला है, आपको नहीं बोला है कि पाइथन में बताओ। ठीक है, तो अगर पाइथन में नहीं बोला है तो आप इसको सी में लिखो। ठीक है, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा दिया मैंने, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने ये क्या किया है ना, काउंटर फंक्शन नाम का एक फंक्शन बना दिया है। ठीक है, जिसका टाइप मैंने वॉइड रखा है क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। समझे? इसके अंदर मैंने क्या किया है, देखिए ये स्टैटिक वेरिएबल में एक बनाया हूँ। तो स्टैटिक, किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाने के लिए नॉर्मल जो भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, लाइक इंट काउंटर, ये हमें क्या है, काउंटर मेरे वेरिएबल का नाम है ना। इंट क्या है, उसका टाइप है। तो अब ये नॉर्मल बनाते हैं, इसके अगर मैं आगे मैं स्टैटिक लिख देता हूँ तो ये हो गया हम लोग का स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने काउंटर को क्या रखा है, 0 रखा है। ठीक है अब मैंने क्या किया है, काउंटर को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि काउंटर को मैं 1 से बढ़ा दिया हूँ, यानी कि अभी 0 है, काउंटर प्लस प्लस करने से क्या हो गया, काउंटर 1 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रिंट अप करके काउंटर को प्रिंट करवा दिया है। काउंटर इज इक्वल टू %d कॉमा काउंटर। तो ये वाला काउंटर का वैल्यू इस %d में आ जाएगा, यानी कि ये 0 पहले ये 0 था, इसको मैंने बढ़ा के 1 कर दिया है, तो काउंटर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझे? इस फंक्शन के अंदर। अब अगर मैं इंट मेन में आया, हालांकि शुरू यहीं से होगा कोड, तो काउंटर वाले फंक्शन को मैंने मान लीजिए नॉर्मल कॉल किया है, तो यहाँ से मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, देखिए काउंटर वाला फंक्शन को कॉल किया हूँ मैं, तो ये वाला कॉल हुआ, काउंटर के अंदर 0 है, काउंटर प्लस प्लस कर दो, है ना। तो जब मैंने प्लस प्लस किया तो काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे काउंटर 1 प्रिंट हो गया। अब देखिए जैसे ही मैंने काउंटर को प्लस प्लस कर दिया, तो अब मेरा काउंटर का वैल्यू 1 हो गया है। तो अब ये जो काउंटर का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 था, अब ये चेंज हो गया क्योंकि मैंने काउंटर का वैल्यू को बढ़ा दिया है। तो अब मेरा काउंटर का वैल्यू 1 हो चुका है, तो यहाँ पे अब 1 हो गया है। समझे? तो इसलिए अगर मैं काउंटर फंक्शन को फिर से कॉल करता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैटिक इंट काउंटर इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे 1 हो चुका है क्योंकि मैंने काउंटर को बढ़ा दिया एक बार। तो अब ये हो गया 1, तो ये हो गया काउंटर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस हो गया, मतलब फिर से काउंटर को 1 से बढ़ा दो, तो ये 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया। और फिर से जब मैं काउंटर को प्रिंट करूँगा तो अब हम लोग का काउंटर 2 प्रिंट होगा। समझे? तो आप देखिए काउंटर हम लोग का 2 हो गया, तो जब मैंने ये किया तो काउंटर 2 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से अब ये जो 1 था, यहाँ पे 1 था, वो 2 हो गया, लेकिन अब काउंटर का वैल्यू हम लोग का 2 हो चुका है। तो अगर मैं फिर से काउंटर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ तो यहाँ पे फिर से वो 2 के आगे प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ से काउंटर का फंक्शन 3 हो जाएगा। तो स्टैटिक वैल्यू में क्या होता है कि अगर आपने वही किया, कंपाइल टाइम के समय पे ये इसका मेमोरी एलोकेशन क्या रहता है, और इसका वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो वही आपका फाइनल बनते जाता है। समझे? तो अगर आप चाहो तो इसको रन करके भी देख सकते हो, है ना। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। सी कोड पे कर रहे हैं, इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे देखें काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3। समझे? ये सब आपको पता है, कमेंट है, इसको आप लिखो ना लिखो बात एक ही है। समझे? तो इस तरह से होता है ये काउंटर वाला फंक्शन स्टैटिक वाला। अब देखिए डायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो देखिए इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, एलोकेटेड एट रन टाइम यूजिंग फंक्शन लाइक malloc, कॉल ओसी और रियल लॉक। समझे? तो इस तरह से हम लोग का कॉल लॉक, malloc और रियल लॉक का यूज़ करके हम लोग का डायनेमिक वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन किया जाता है। किस टाइम पे, रन टाइम पे। लाइक ये कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है, लेकिन जैसे आपने कोड को रन किया उससे पहले कंपाइल हुआ और उसी समय इसका मेमोरी एलोकेशन हो गया, जो भी वैल्यू इसको मिलना था वो मिल गया। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि इसका मेमोरी जो एलोकेशन होता है वो रन टाइम पे होता है, यानी कि जब आप कोड को रन कर दोगे
और फिर जब कोड को आप जिस हिसाब से लिखो उसके अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं उसको होने के बाद उसका मेमोरी को एलोकेट किया जाता है, समझे। तो इसका लाइफ टाइम क्या होता है, आप अभी एग्जांपल में समझोगे, आप आराम से समझ जाओगे। लाइफ टाइम क्या आता है, एग्जिस्ट अंटिल एक्सप्लिसिटली डीएलोकेटेड यूजिंग फ्री, ठीक है, द मेमोरी नीड्स टू बी मैनेज मैनुअली, ठीक है। तो इसका डायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसका लाइफ टाइम भी रहता है कि आप इसको एलोकेट कर दिए, मान लीजिए आपने कोई पॉइंटर बना दिया, उसके अंदर वेरिएबल डाल दिया, तो जब तक आप इसको डी एलोकेट नहीं करोगे, लाइक फ्री नहीं कर दोगे या फिर डिलीट नहीं कर दोगे उस पार्ट को, तब तक ये वाला हम लोग का डायनेमिक वेरिएबल रहेगा। जैसे ही आपने डिलीट किया ये वेरिएबल चला गया, समझे। और इसका हम लोग को मेमोरी को खुद से मैनेज करना पड़ता है मैनुअली, यानी कि आपने अगर मान लीजिए कोई डायनेमिक वेरिएबल बनाया है, तो जब आप उस मान लीजिए उस वेरिएबल का काम हो गया है तो आपको खुद से उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके वो मेमोरी हटेगा, समझे। इसका स्कोप क्या होता है, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम इफ अ पॉइंटर टू द वेरिएबल इज अवेलेबल, ठीक है। इसको हम लोग कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें पॉइंटर का यूज़ करके करते हैं, समझे। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग का। तो एग्जांपल ऑफ डायनेमिक वेरिएबल वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और ये एक और मैंने स्टूडियो लाइब्रेरी का यूज़ किया हो, ताकि हम लोग इसको फ्री वगैरह करने के लिए हम लोग को इस हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इंट मेन में आ गए, यहाँ पे देखिए मैंने इंट पॉइंटर बनाया है, ठीक है, स्टार पॉइंटर, ये पीटीआर मतलब मेरा नाम है पॉइंटर का, समझे। और ये स्टार मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से पॉइंटर हो गया। इसका काम क्या है, ये ना किसी जगह किसी मेमोरी को ना पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये ना बस किसी मेमोरी की जगह को पॉइंट कर रहा है कि भाई इस जगह पे कोई वैल्यू स्टोर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस एड्रेस पे 1004 एड्रेस पे कोई वैल्यू स्टोर है, तो ये पॉइंटर क्या कर रहा है हम लोग को उस 1004 को दिखा रहा है, यानी कि उस एड्रेस को बता रहा है, समझे। तो ये इस तरह से मैंने एक बना दिया है पॉइंटर नॉर्मल, जिसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं दिया हूँ, सिर्फ बनाया हूँ। अब देखिए मैं क्या करूँगा, डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी फॉर एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पीटीआर, ये जो पॉइंटर बनाया था, इसी तरह से मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ पीटीआर का। अब इसके अंदर मैं क्या किया हूँ, डायनेमिकली वैल्यू डाला हूँ। तो अब देखिए सी में कोई वैल्यू अगर डायनेमिकली करना होता है तो आप उसको इस तरह से करते हो, आप इसको याद कर लो, समझे। इंट स्टार्ट मैलॉग, ठीक है, साइज ऑफ इंट, यानी कि इस इंट के साइज का हम लोग एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंटर के ऊपर। तो अब मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो हम लोगों का इस पॉइंटर के ऊपर चला जाएगा। तो समझ नॉर्मल इसको आप समझिए, ऐसे हम लोग कर दिया। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे, इफ पॉइंटर इज नल, अगर हम लोग का पॉइंटर नल है, यानी कि क्या हुआ है कि मेमोरी एलोकेशन फेल हो गया है, यानी कि हम लोग ये जो पॉइंटर बनाया है इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाला है या फिर कोई वैल्यू नहीं गया, तभी तो ये पॉइंटर जो है वो नल है ना। नल मतलब क्या, किसी वैल्यू को नहीं दिखा रहा है, समझे, खाली है। तो खाली है मतलब कि मेमोरी एलोकेशन हुआ ही नहीं है ना, कोई वेरिएबल बना ही नहीं, किसी वो उस एड्रेस पे कोई वैल्यू गया ही नहीं। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे, प्रिंट अप कर देंगे मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, और फिर हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग एग्जिट कर जाओ, ठीक है। अब देखिए अगर ये नहीं होता है, पॉइंटर नल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंटर पे हम लोग अपना वैल्यू डाल देंगे। तो ये जो हम लोग का पॉइंटर एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था, उस पर क्या करो, उसको 10 पे डाल दो, यानी कि अब वो जो एड्रेस है 1004 जो है एड्रेस, उस पर हम लोग का वैल्यू क्या चला गया, 10 चला गया। तो असाइन अ वैल्यू टू द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, यानी कि वो जो 1004 एड्रेस उसमें मैंने 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया, समझे। और अब मैंने प्रिंट अप कर दिया, वैल्यू ऑफ डायनेमिक वेरिएबल क्या हो गया, %d कॉमा स्टार पीटीआर, यानी कि स्टार पीटीआर जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसको स्टोर कर दो। तो यहाँ से हम लोग का 10 वैल्यू को स्टार पीटीआर क्या कर रहा है ना, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है 10 की तरफ, तो यहाँ पे आप लोग का 10 प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैंने जब प्रिंट करवा दिया है तो मेरा पॉइंटर का काम खत्म, तो मेरे को खुद से इसको फ्री करना होगा पॉइंटर को। तो फ्री पीटीआर करके ये जो पीटीआर वाला एड्रेस था, ये जो मेमोरी खाया हुआ था, उसको मैंने फ्री कर दिया, समझे। और फिर रिटर्न 0। ये हो सकता है आपको थोड़ा लेंथी लगे, और ये है भी, तो आप इसको नॉर्मली समझ सकते हो। आप चाहो तो बस ऐसे 2-3 पॉइंट पर भी लिख सकते हो, कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहोगे इसको रन करोगे तो वही सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। मैं रन नहीं कर रहा हूँ, ईजी सी बात है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है,
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइथन डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है को रूटीन्स एंड सब रूटीन्स, उसके बाद है को रूटीन्स एंड थ्रेड्स। ये भी हम लोग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला है को रूटीन्स वर्सेस सब रूटीन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से टेबल के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला है डेफिनेशन। तो देखिए को रूटीन्स क्या होता है, तो को रूटीन्स आर जनरलाइजेशन ऑफ सब रूटीन्स दैट अलाउ एग्जीक्यूशन टू बी पाउज्ड एंड रिज्यूम्ड। ठीक है, तो को रूटीन क्या होता है, ये हम लोग का सब रूटीन ही टाइप का होता है लेकिन जनरलाइज फॉर्म में। ठीक है, यानी कि उसको सिंपल के फॉर्म में कर दो, लाइक जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एग्जीक्यूशन जो है, जो काम जो चल रहा है लाइन से, उसको हम लोग पॉज भी कर सकते हैं, यानी कि रोक भी सकते हैं, फिर उसको हम लोग वापस से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो को रूटीन में ऐसा होता है। अब देखिए सब रूटीन में क्या होता है, तो सब रूटीन आर ट्रेडिशनल फंक्शंस और प्रोसीजर्स एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। ठीक है, तो सब रूटीन क्या होता है भाई, हम लोग का ट्रेडिशनल वे, लाइक अगर हम मेरे को 10 काम करना है तो ये 10 काम क्या होगा, एक साथ होगा, एक लाइन से होगा और सीक्वेंस वे में होगा, पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। वही को रूटीन में क्या होता है कि हम लोग इसको रोक भी सकते हैं, मान लीजिए 1 किए, 2 किए, फिर तीसरा पे चाहो तो मैं पॉज कर सकता हूँ और फिर मैं थोड़ी देर के बाद तीसरे से ही शुरू कर सकता हूँ। लेकिन सब रूटीन में क्या है, अगर वो 1 से शुरू हुआ है तो 10 तक जाएगा ही, अगर बीच में किसी कारणवश रुकता है तो हम लोग को वापस से 1 से शुरू करना होगा। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल फ्लो क्या होता है, तो कंट्रोल कैन पास बैक एंड फोर्थ बिटवीन को रूटीन्स एक्सप्लिसिटली। ठीक है, यानी कि वही कंट्रोल फ्लो क्या होता है कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग को रूटीन्स जो होता है वो काम के बीच में हम लोग उसको इसके कंट्रोल फ्लो को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले हम लोग इसको दे दिए, फिर मैं चाहूँ तो इसको रोक के दूसरे को भेज सकता हूँ कंट्रोल के लिए, भाई तू अपना काम कर ले, फिर मैं उससे वापस मांग के इस काम को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यूजिंग यील्ड और अवेट फंक्शन वगैरह होता है, उससे हम लोग इसको कंट्रोल को फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए सब रूटीन में क्या होता है, कंट्रोल इज लीनियर विद एग्जीक्यूशन रिटर्निंग ओनली टू दी कॉलर। ठीक है, तो इसका कंट्रोल क्या होता है, लीनियर होता है भाई, इसका हम लोग को एग्जीक्यूशन जो होता है वो सिर्फ रिटर्न करता है कॉलर के पास ही, यानी कि जिसने इसको स्टार्ट किया है, अगर मान लीजिए वो बीच में खत्म हो जाता है, मतलब रुक जाता है, तो वो वापस से कॉलर के पास ही चला जाएगा। समझे, तो इस तरह से होता है। फिर देखिए स्टेट क्या होता है, तो को रूटीन्स कैन रिटेन देयर स्टेट बिटवीन इन्वोकेशंस, यानी कि हम लोग का जो को रूटीन में जो होता है स्टेट, वो हम लोग उसको वो हमेशा रिटेन रहता है, यानी कि वो पहले जैसे था वो अब भी वैसे ही रहेगा। समझे, स्टेट फुल रहता है। लेकिन सब रूटीन में क्या होता है, सब रूटीन डू नॉट रिटेन स्टेट बिटवीन इन्वोकेशन, यानी कि ये क्या होता है, स्टेटलेस होता है, यानी कि ये हम लोगों का हो सकता है वैल्यू इसका बदल जाए दूसरे जगह पे जाके। समझे, तो ये हो गया। उसके बाद आता है कॉन्करेंसी, तो को रूटीन्स इनेबल्स कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग बाय सस्पेंडिंग एग्जीक्यूशन व्हेन नीडेड। तो ये क्या होता है कॉन्करेंसी, मतलब कि को रूटीन्स क्या करता है, हम लोग को एनेबल कर देता है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, यानी कि बाय सस्पेंडिंग एग्जीक्यूशन व्हेन नीडेड। जब हम लोग को ज़रूरत होती है किसी काम को करने की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो काम की अभी ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग हटा सकते हैं, है ना, रोक सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का कंकरेंसी हो जाता है। अब देखिए सब रूटीन में क्या आता है, सब रूटीन डू नॉट प्रोवाइड एनी मीन्स फॉर कंकरेंसी। ठीक है, यानी कि सब रूटीन पे हम लोग को कोई कंकरेंसी वाली बात नहीं होती है। अब देखिए एग्जांपल क्या होता है, क्रिएटेड यूजिंग पाइथन्स असिंक डेफ और जनरेटर फंक्शन, यानी कि हम लोग का एग्जांपल क्या है, लाइक हम लोग कोई पाइथन के अंदर असिंक फंक्शन बना देते हैं, है ना, कोई असिंक डिफाइन फंक्शन बनाते हैं, वो हो गया, या फिर कोई जनरेटर फंक्शन बना देते हैं लाइक यील्ड हो गया। तो ये सब होता है कोर रूटीन का। और सब रूटीन का क्या होता है, क्रिएटेड यूजिंग पाइथन डेफ के हिसाब से अगर हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो सब हम लोग का सब रूटीन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया कोर रूटीन और सब रूटीन। अब देखिए कोर रूटीन और थ्रेड क्या होता है, तो डेफिनेशन वही कोर रूटीन का, तो कोर रूटीन्स आर लाइटवेट यूजर मैनेज फंक्शन अलाउइंग असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, यानी कि वही भाई आप चाहो तो यही सेम डेफिनेशन को यहाँ पे लिख सकते हो कि वही होता है कि भाई जनरलाइज होता है, जो कि हम लोग का एग्जीक्यूशन को पॉज कर सकता है और फिर रिज्यूम भी कर सकता है। तो वही होता है असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, यानी कि हम लोग इसको कर सकते हैं असिंक्रोनस वे में। ठीक है, अब देखिए थ्रेड्स में क्या होता है, थ्रेड्स आर सिस्टम लेवल कंस्ट्रक्ट दैट एनेबल ट्रू पैरेललिज्म। ठीक है, यानी कि इफ सपोर्टेड बाय द हार्डवेयर। तो हम लोग थ्रेड में क्या कर सकते हैं कि
सिस्टम लेवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें हम लोग पैरेलली काम कर सकते हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा काम हम एक साथ कर सकते हैं अगर हम लोग का हार्डवेयर सपोर्ट करता है तो, समझे। तो थ्रेड में ऐसा होता है। अब देखिए क्या होता है कंकरेंसी। तो कोरूटीन्स इनेबल्स कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, यानी कि नॉन प्रीएम्प्टिव दे एग्जीक्यूट वन एट अ टाइम यील्डिंग कंट्रोल एक्सप्लिसिटली। तो देखिए कंकरेंसी क्या होता है कि हम लोगों का कोरूटीन में हम लोग एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है, एक समय पे 4 काम नहीं कर सकते। तो वही होता है कि कोरूटीन्स क्या होता है हम लोग का कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग एनेबल करता है लेकिन नॉन प्रीम्प्टिव पे, ठीक है, यानी कि जो भी काम, ये प्रीम्प्टिव मतलब कि ऐसा काम जिसमें हम लोग को रोकने की जरूरत ना पड़े, जिस काम को हमको बीच में रोक टोक ना करना हो, वो कहलाता है, समझे। तो कोरूटीन जो होता है वो हम लोग का कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग करता है लेकिन वैसा काम पे जिसको हम लोग को बीच में रोकने की जरूरत ना पड़े, उस काम पे हम लोग को मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है एक टाइम पे एक ही काम करता है, समझे। लेकिन थ्रेड्स में ऐसा नहीं होता है। थ्रेड सपोर्ट प्रीम्प्टिव मल्टीटास्किंग एंड कैन रन इन पैरेलल इफ मल्टीपल सीपीयूज आर अवेलेबल। तो थ्रेड्स में क्या होता है कि हम लोग प्रीम्प्टिव मल्टीटास्क कर सकते हैं, लाइक जिस काम को हम लोग को बीच में पॉज करना पड़े या फिर रोकना पड़े, तो वो भी काम को हम लोग मल्टीटास्किंग के तौर पे कर सकते हैं। ये एक साथ कई काम को पैरेलली कर सकता है, समझे। अब आता है परफॉर्मेंस। तो लाइट वेट, जो हम लोग का कोरूटीन होता है वो लाइट वेट होता है, अवॉइड्स ओवरहेड ऑफ थ्रेड क्रिएशन एंड कॉन्टेक्ट स्विचिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या करता है कि लाइट वेट होता है और ये ओवरहेड को अवॉइड करता है और फिर साथ में कॉन्टेक्ट स्विचिंग को भी, समझे, अवॉइड करता है। तो ये हो गया हम लोग का कोरूटीन का। उसका आता है थ्रेड का, हैवियर ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ थ्रेड मैनेजमेंट एंड कॉन्टेक्ट स्विचिंग। और थ्रेड में क्या होता है कि भाई हैवियर होता है क्योंकि हम लोगों को जो थ्रेड मैनेजमेंट का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा लगता है और साथ में कॉन्टेक्स्ट का भी हम लोग स्विच करते रहते हैं, तो उसमें हम लोगों का ये हैवी हो जाता है। उसके बाद आता है स्टेट शेयरिंग। तो स्टेट इज एक्सप्लिसिटली शेयर्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लाउजर्स। तो हम लोग का इसका जो स्टेट होता है वो शेयर होते रहता है, ऑब्जेक्ट और जो भी क्लाउजर वगैरह होता है उसके बीच में हम लोगों का ये जो कोरूटीन का जो स्टेट है वो हम लोग का बदलते रहता है। लेकिन थ्रेड शेयर मेमोरी स्पेस बाय डिफॉल्ट विच कैन लीड टू इशू लाइक रेस कंडीशन। अब देखिए इसका क्या होता है कि थ्रेड में हम लोगों का जो मेमोरी होता है वो शेयर होता है बाय डिफॉल्ट, समझे। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का लाइक रेस कंडीशन वगैरह का इशू हो जाता है, समझे। तो ये होता है स्टेट शेयरिंग। उसके बाद आता है एग्जाम्पल यूज केस। तो आइडियल फॉर IO बाउंड टास्क लाइक नेटवर्क रिक्वेस्ट, ये सब में हम लोग का कोरूटीन का यूज होता है। और थ्रेड में क्या होता है आइडियल फॉर CPU बाउंड टास्क लाइक रिक्वायरिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो ये हम लोगों का CPU में लाइक कोई पैरेलली काम करवाना होता है तो हम लोग का थ्रेड का यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोरूटीन और सबरूटीन और कोरूटीन और थ्रेड्स। तो यही था। अच्छा यहाँ पे इसमें आपको हो सकता है कुछ बातें समझ नहीं आई होगी क्योंकि ये सब ना थोड़ा सा एडवांस वाली बात होती है, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मल एक तरह से याद कर लो, ओके। तो ये हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए। बाकी प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।